गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नाइन्थ क्लास का जो एनसीईआरटी चैप्टर 5 है, वैसे बायोलॉजी में हम लोग सबसे पहले इसका स्टडी करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम थोड़ी स्टडी करेंगे। तो जैसे इसका शब्द है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की मूलभूत इकाई। तो जीवन की मूलभूत इकाई से तात्पर्य है कोशिका का। सब बच्चे जानते हैं कि हम कोशिका को एक जीवन की मूलभूत इकाई समझते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी अगर मकान होता है तो मकान की यूनिट एक ईंट होती है, अ ब्रिक इज द यूनिट ऑफ एनी बिल्डिंग। उसी प्रकार से जो जो किसी भी प्रकार की जो शरीर का जो निर्माण हुआ है, उसमें कोशिका रूपी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। प्रकृति में सेल्स के द्वारा किसी भी एनिमल्स बॉडी या प्लांट बॉडी का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से वैसे भी हम लोग देखते हैं, अगर एवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो पृथ्वी पे जो जीवन प्रारंभ हुआ वो एक कोशिकीय जीवों से ही प्रारंभ हुआ। एक कोशिकीय जीवों से ही बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनका विकास हुआ। तो सबसे पहले हम कोशिका के इतिहास के बारे में जानते हैं। While examining a thick slice of cork, Robert Hooke saw the cork resemble in the structure of the honeycomb consisting of many little compartments. तो सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में साइंटिस्ट थे आपके रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ द्वारा निर्मित एक माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने एक कॉर्क, जो लकड़ी की जो छाल होती है, लकड़ी की छाल के एक नॉन लिविंग पार्ट का जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि वहाँ उन्होंने एक हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे और उन कोष्ठ को उन्होंने नाम दिया सेल। जो सेल है, सेल का शब्द जो होता है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है लिटिल रूम। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। ये कहने के लिए एक मामूली बात थी, लेकिन ये विज्ञान के इतिहास में एक बहुत मील का पत्थर साबित हुआ। इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम टू समवन ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स अपीयर कंसिस्टिंग सेपरेट यूनिट। ये पहला अवसर था जब किसी भी विज्ञान ने जीवन की किसी एक कोशिका रूपी एक इकाई के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले अगर हम इतिहास के बारे में देखें तो सेल वाज फर्स्ट, जैसा कि हमने अभी देखा कि सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1965। तो 1965 में ये उनके द्वारा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप इसी प्रकार के एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने सबसे पहले एक कॉर्क का अध्ययन किया। कॉर्क का अध्ययन करने के बाद तो इस प्रकार के यंत्र के द्वारा सबसे पहले उन्होंने देखा। तो सबसे सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। जैसा कि हमने अभी देखा कि जो सबसे पहले सेल की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट हुक को जाता है 1665 ईस्वी में। ही ऑब्जर्व द सेल कॉर्क इन द स्लाइस विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और इसके बाद सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1674 ईस्वी में अपने माइक्रोस्कोप, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से तालाब के पानी में एक लिविंग सेल्स देखे। इट वाज द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल्स। और आगे 1831 ईस्वी में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन को कोशिका में केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज का श्रेय जाता है।
पुरकिंजे। इसके बाद में 1839 कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्यूल इन द सेल, और जो कोशिका में पाए जाने वाले जो आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले नाम देने का श्रेय जो जाता है वो पुरकिंजो को जाता है। सेल थ्योरी, तो इसके बाद द सेल थ्योरी एंड द ऑल प्लांट एनिमल्स आर कंपोज्ड विद द सेल्स इज वेरी बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट स्लीडन एंड स्वान। तो बाद में 1838 और 1839 में क्रमशः स्लीडन और स्वान नामक जो दो वैज्ञानिक थे उन्होंने सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी देने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो कोशिका होती है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सप्लेन बाय द बिक्रो, और इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई जो सेल थ्योरी थी उसको 1855 में विक्रो के द्वारा विस्तार रूप से एक्सप्लेन किया गया। बाय सजेशन दैट सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और उन्होंने ये कहते हुए इस थ्योरी को आगे प्रोत्साहित किया कि जो सेल्स होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग पहले से उपस्थित सेलों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 में इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व दैट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इन द वेरियस ऑर्गेनल्स। तो 1940 में जब आपका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तो जितने भी कोशिकांग छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स कोशिकांग थे उनकी स्टडी करना और भी आसान और सुगम और सरल हो गया। ये जो कोशिका या सेल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है कि व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द सेल इज़ मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो सेल के जो प्रमुख कोशिकांग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वी सॉ अबव द सेल्स हैज़ स्पेशल कंपोनेंट ऑफ द सेल्स ऑर्गेनाइज, हाउ सेल ऑर्गेनाइज, किस प्रकार से सेल बना होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। एवरी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, प्रत्येक कोशिका के जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका के न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो आपका किसी भी कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल इंटरेक्शन द सेल इन द एनवायरनमेंट पॉसिबल ड्यू टू द फीचर, और जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो इन सभी अंगों के कारण ही होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ द, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये कोशिका की झिल्ली होती है। तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सेपरेट कंटेंट फ्रॉम द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं वो कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कि कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ टू परमिट एंट्री एंड एग्जिस्ट इन ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट्स ऑफ द सेल्स। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से कुछ चुने हुए, कुछ सेलेक्टिव जो फ्लूइड होते हैं, कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर आ जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि सेलेक्टिव मूवमेंट होता है तो इसमें कुछ मूवमेंट को ये अलाउ करती है और कुछ मूवमेंट, कुछ मटेरियल को यह रोकती भी है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसी कारण जो ये जो मेम्ब्रेन होती है
इसी कारण जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल्स, हाउ डू द सब्सटेंस मूव इन द आउटर ऑफ द सेल्स। Some substance like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by the process is called diffusion. डिफ्यूज़न एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें से जो सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है वो आ जा सकती है। We have studied the process of the diffusion in the earlier chapter. We saw there is a spontaneous movement of the substance from a region of higher concentration to lower concentration. तो हम लोग जानते हैं कि ये डिफ्यूज़न को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूज़न इस प्रकार का एक मूवमेंट होता है। इस प्रकार का काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये कि वी सॉ दैट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ये एक प्रकार का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है विच इज सब्सटेंस रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जो कि आपका उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। Something similar to happen if the cell, when example for substance like CO2 which is a cellular waste required to be excreted out by the cell। जैसा कि हम जानते हैं कि सेलुलर जो कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल होता है जिसको कोशिका से बाहर निकालना होता है, और उसकी कोशिका के अंदर बहुत अधिक मात्रा में जब सांद्रता हो जाती है तो उसका जो मूवमेंट होता है अधिक सांद्रता से या अधिक कंसंट्रेशन से बाहर कम सांद्रता के क्षेत्र की तरफ होता है। तो इसलिए जो इसका जो मूवमेंट होता है फ्रॉम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ होती है? कोशिका के अंदर, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के तहत आपका कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है। तो कार्बन कोशिका के अंदर या सेल के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो अधिक सांद्रता से बाहर कम सांद्रता होती है, तो ये कोशिका अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट करता है। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। तो इस प्रकार से द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंसंट्रेशन ऑफ सो इनसाइड द, उसी प्रकार से सिमिलरली द O2 एंटर्स इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूज़न। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में इतनी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। ऑक्सीजन की मात्रा न होने के कारण कंसंट्रेशन हमारी कोशिका में ऑक्सीजन की कम होती है तथा बाहरी वातावरण में ज़्यादा होती है। इसी कारण सिमिलरली O2 enter into the process by the diffusion when level of the concentration also is decreased। जब हमारी कोशिका के अंदर जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वो बाहर निकाल देती है। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर जो वातावरण होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं जो डिफ्यूज़न होता है उसका तात्पर्य होता है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड का, उसी प्रकार से ऑक्सीजन जिसकी कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में अधिक होती है और सेल के भीतर जब कम हो जाती है तो बाहर से भीतर की तरफ डिफ्यूज़ होना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी जो गैसें होती हैं वो आ जाती हैं। इसी प्रकार से एक और प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस एक प्रकार से डिफ्यूज़न का अपोजिट होता है। ऑस्मोसिस इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन।
The movement of the water across the plasma membrane is also affected by the amount of the substance dissolved in water. Thus, osmosis is a process of water from the region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of लो वाटर कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑस्मोसिस का मूवमेंट होता है। अगर हम देखेंगे कि अगर हम व्हाट हैपन इफ वी पुट एनिमल सेल्स और प्लांट सेल इनटू द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, ये एक प्रकार का प्रश्न है जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि यदि हम अगर किसी भी एनिमल सेल को अगर हम नमक के पानी में रख देते हैं तो वो क्या होता है उसका। तो वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग इन द मीडियम ऑफ द सराउंडिंग सेल इन द हायर वाटर कंसंट्रेशन देन सेल मीनिंग द आउटसाइड द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट द सेल वॉल गेन द वाटर। अगर कोशिका के चारों ओर जिस द्रव में पानी में जो अगर कोशिका डूबी है, अगर उस पानी की जो सांद्रता होगी, उस पानी की सांद्रता अगर अधिक है तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से जो कोशिका होगी, कोशिका के अंदर तो अगर सेल जिस लिक्विड में या जिस द्रव में अगर डूबी है तो उस द्रव की अगर कंसंट्रेशन, अगर उसकी जो सांद्रता है, उसकी जो गाढ़ापन है सेल से कम होगा, अगर डाइल्यूट होगा, तो इस कंडीशन में जो पानी होगा वो सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा, अर्थात जो सेल होगी वो फूल जाएगी। अगर सेल किसी भी जिस लिक्विड में डूबी है उस लिक्विड की और सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन के लिक्विड की जो कंसंट्रेशन होगी अगर वो बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि वहाँ किसी भी प्रकार का वो एक प्रकार से आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से या परमेबल मेम्ब्रेन से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आवाजाही नहीं होगी, न वो एब्जॉर्ब करेगी और न वो बाहर पानी को छोड़ेगी। लेकिन अगर if the medium has lower concentration of water than cell, meaning of this solid concentration solution, अगर सपोज कीजिए कि जिस लिक्विड में हम लोग सेल को डुबोते हैं और उस लिक्विड की अगर जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन जो सेल के सॉल्यूशन से अधिक है, तो उस कंडीशन में जो सेल होगी वो स्क्वीज़ कर जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम तीनों कंडीशन को फिर से हम रिवाइज करना चाहेंगे। ये तीनों कंडीशन होती हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसको हम आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहें कि अगर कोई भी कोशिका है, अगर कोई कोशिका इस प्रकार के द्रव में डुबोई जाए जिसकी जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब उसका गाढ़ापन, अगर वो सेल के अंदर जो लिक्विड है, जिस प्रकार से अगर हम पानी में किशमिश डालते हैं तो किशमिश के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है या वो कम कंसंट्रेट होता है पानी। तो इसीलिए रात भर अगर हम किशमिश को पानी में डाल देते हैं तो हम पाते हैं कि सुबह हमारी किशमिश फूल जाती है। अर्थात यहाँ पर जो पानी का जो मूवमेंट हुआ वो पानी कोशिका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से आपके किशमिश के अंदर चला गया। अगर हम पाएँ कि किसी भी सेल्स की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन बराबर है, अर्थात जो आपका फ्लूइड है जिसमें कोई भी कोशिका या सेल्स डूबी है और उसकी कंसंट्रेशन और सेल की कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का वाटर मूवमेंट नहीं होगा। अगर हम देखें कि अगर किसी भी फ्लूइड में जिसमें सेल्स डूबी हैं उस सेल्स की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है और सेल शेप की जो सेल के अंदर का जो लिक्विड है उसकी अगर
कंसंट्रेशन कम है तो वो उस कंडीशन में जो सेल्स होगी वो स्क्वीज कर जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, का इम्पोर्टेंस होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक परमेबल मेम्ब्रेन होती है और परमेबल मेम्ब्रेन में एक सेलेक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं वो कोशिका के अंदर आ जाते हैं। इसी माध्यम से बहुत से जो प्लांट होते हैं, प्लांट ऑस्मोसिस है, प्लांट जो वाटर इनटेक करते हैं रूट के माध्यम से, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के माध्यम से करते हैं। अगर हम वही बात करें कि जो लीव्स और वो रेस्पिरेशन करती हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती हैं, वो आपका डिफ्यूज़न के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न दोनों प्रोसेस को समझा हमने। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो करें, तो फिर आगे के वीडियो में हम उस डाउट को दूर करने का काम करेंगे। थैंक यू।